Hello students, good morning. Today we will discuss comparative study of elements of delegation. Comparative study of elements of delegation. Every student know that there are the three elements of delegation: authority, responsibility and accountability. ठीक है, in last video we have already discussed, ठीक है, the elements of delegation. So in this video we do the comparative study between these elements, ठीक है, authority, responsibility and accountability. First of all, difference का base है meaning. It means we write the meaning of authority, responsibility and accountability. What do you mean by the authority? Authority means the power to take decision. Responsibility means obligation to complete the task. या responsibility means when a senior assign the work to his subordinate, then the work is the responsibility of subordinate. ठीक है, you also write. And accountability means answerability of the subordinate to his senior is called accountability. So in first difference you also write the meaning of all these elements. And second difference will be delegation. कहता अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, इट मीन्स वी डेलीगेट अथॉरिटी. रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्शियली डेलीगेट करते हैं. पार्शियली का मतलब होता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम कंप्लीटली डेलीगेट नहीं कर सकते. कैसे नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल है, ए ने वर्क असाइन किया बी को, बी ने वर्क असाइन किया सी को, ठीक है, और उस वर्क को करने के लिए पावर बी दे दी है. अब क्या होता है कि सी ने एक्यूरेट टाइम पर काम कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, तो सी किसके अकाउंटेबल होगा? बी को. और बी किसके प्रति अकाउंटेबल होगा? ए का. तो बी ने इसको पावर दे दी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, लेकिन फिर भी अकाउंटेबिलिटी बी की ही है. किसके रिगार्डिंग? ए के रिगार्डिंग. तो मतलब उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, फिर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ पार्ट अभी भी बी का है, क्योंकि जवाब उसी को ही देना है. तो इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली डेलीगेट नहीं होती है. अगर मैं ये कहूँ कि मैंने काम भी दे दिया और जवाब भी उसी को देना है, तो उस केस में रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली डेलीगेट हो जाती है. बट डेलीगेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों कंप्लीटली डेलीगेट नहीं होती है, पार्शियली डेलीगेट होती है, क्योंकि जवाब देने का काम अभी भी बी का बचा हुआ है. तो कहीं ना कहीं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए पार्शियली डेलीगेट होती है. क्लियर? अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट ही नहीं होती है. We can't delegate accountability. The next difference will be origin. ठीक है, कहता है कि अथॉरिटी ओरिजिन होती है आपकी फॉर्मल जॉब पोजीशन से. अथॉरिटी अराइज होती है आपकी फॉर्मल जॉब पोजीशन से. रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या सीनियर सुबॉर्डिनेट रिलेशन से. बोथ पॉइंट इज आल्सो मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक, क्योंकि जब रेस्पॉन्सिबिलिटी को एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से आप रीड करोगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज ड्यू टू सीनियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. बट अगर आप डिफरेंस में इस चीज को देखोगे तो वहां लिखा हुआ है रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. तो बच्चों दोनों ही पॉइंट करेक्ट है. आप किसी भी यहाँ पे इसको कर सकते हो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ. देखो बच्चों, अगर सीनियर सुबॉर्डिनेट का रिलेशन है तो ही सीनियर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यूज करेगा, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यूज करेगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी. रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी तो अथॉरिटी देगा, अथॉरिटी देगा तो जवाबदेही भी उसको देनी पड़ती है. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले सीनियर सुबॉर्डिनेट का रिलेशन आता है, देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आती है, और फिर उसके बाद क्या आती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है. तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है सीनियर सुबॉर्डिनेट रिलेशन या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. बोथ पॉइंट विल बी करेक्ट. उसके बाद थर्ड आता है अकाउंटेबिलिटी. कहता है अकाउंटेबिलिटी अराइज रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब आप जवाब रेस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो ही आपको आंसर देना है. तो अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज किससे अराइज होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी से. क्लियर? उसके बाद आता है फ्लो ऑफ डायरेक्शन. कहता है अथॉरिटी का फ्लो कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है. अथॉरिटी का फ्लो कैसा होता है? डाउनवर्ड, क्योंकि एक सीनियर सुबॉर्डिनेट को क्या करता है? वर्क असाइन करता है, उसी को पावर देता है. तो हमेशा जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम की तरफ फ्लो करती है. तो अथॉरिटी का फ्लो डाउनवर्ड होता है.
रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो अपवर्ड होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक सबॉर्डिनेट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सीनियर के रिगार्डिंग। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो भी कैसा होता है, अपवर्ड, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का फ्लो कैसा होता है, अपवर्ड, क्योंकि एक सबॉर्डिनेट आंसर देता है किसको, अपने सीनियर को, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी का फ्लो भी कैसा होता है, अपवर्ड। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से रीड करना। सम टाइम 1 मार्क्स में ओरिजिन पूछा जाता है, ठीक है, तो ओरिजिन वाला पॉइंट जरूर अच्छे से एक बार लर्न करना, फोकस देना स्पेशल कि ओरिजिन कैसे होता है। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या रिलेशन है इन तीनों में? कहता है अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम ली जाती है। समझ आ रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम का मतलब ली जाती है, और अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज थोपी जाती है। अकाउंटेबिलिटी इम्पोज थोपी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम ली जाती है, और अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है। क्लियर? अथॉरिटी को हम डेलीगेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम का मतलब हम खुद लेट मानी लेते हैं, और बेटा अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज, इम्पोज का मतलब थोपी जाती है आपके ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब यहाँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे डिराइव होती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से, और अकाउंटेबिलिटी किससे डिराइव होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ये चीज हमने ओरिजिन वाले पॉइंट में भी बता दी है, ठीक है। तो ये थे रिलेशन बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट विल बी इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस, जब एक मैनेजर अपना वर्क अपने सबॉर्डिनेट को असाइन करता है, ठीक है, तो उस वर्क को करने के लिए पावर देता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करता है। सो इस होल प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डेलीगेशन। कहता है डेलीगेशन करने से एक मैनेजर को क्या बेनिफिट मिलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलता है डेलीगेशन करने से। क्या डेलीगेशन करना मैंडेटरी है? यस, क्योंकि कोई भी पर्सन अपना होल वर्क खुद परफॉर्म नहीं कर सकता। किसी न किसी वर्क को परफॉर्म करवाने के लिए उसको उस वर्क का कुछ पार्ट अपने सबॉर्डिनेट को देना होता है, और कुछ पावर देनी होती है। इसलिए डेलीगेशन कंपल्सरी नेचर का होता है, क्योंकि हम अपने सारे काम खुद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सारे काम खुद कर लेते, किसी पे डिपेंड नहीं होते, तो डेफिनेटली वी हैव नो नीड ऑफ डेलीगेशन, बट डेलीगेशन कंपल्सरी नेचर का होता है। आगे पॉइंट आएगा, वहाँ डिस्कस करनी है। डेलीगेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्यों डेलीगेशन को हम अडॉप्ट करते हैं? बेटा फर्स्ट बेनिफिट विल बी इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि भाई डेलीगेशन करने से जो हमारी टॉप अथॉरिटी होती है वो इफेक्टिवली मैनेजमेंट करती है। कैसे करती है? कहते हैं इन डेलीगेशन में मैनेजर रूटीन वर्क अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, उनका काफ़ी टाइम क्या हो जाता है, बच जाता है, और वो मेन वर्क पर अपना बेटर कंसंट्रेट कर पाते हैं। और कहता है जो वो मैनेजमेंट के काम पर बेटर कंसंट्रेट करेंगे तो कुछ नए आइडिया उनके माइंड में डेवलप होंगे, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट करेंगे, और साथ ही कहते कुछ ऐसी पॉलिसी, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे मैनेजमेंट का गोल इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या हो जाए, अचीव हो जाए। तो विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन द मैनेजर्स इज आल्सो डू द इफेक्टिव मैनेजमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं डेलीगेशन करने से मैनेजर्स कैसे इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं? भाई डेलीगेशन से मैनेजर्स के पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो मैनेजर अपना रूटीन का वर्क अपने सबॉर्डिनेट को असाइन कर दिया, सो उनका वर्कलोड रिड्यूस हो गया। अब मैनेजमेंट अपने जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजमेंट के वर्क पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, कुछ नई पॉलिसी, कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए। और कहता है कुछ ऐसे प्लानिंग बनाते हैं ताकि बिजनेस का गोल इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या हो जाए, अचीव हो जाए। तो कहते हैं इससे कहीं ना कहीं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव मैनेजमेंट क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। देखो बेटा, अगर हम मान लो हमारे प्रिंसिपल सर है, सारा काम पहले खुद करते थे, तो इस समय क्या होता था, उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा था। अब उन्होंने रूटीन का काम क्या कर दिया, अपने सबॉर्डिनेट्स को असाइन कर दिया। जैसे सुमन मैम को कोऑर्डिनेटर बना दिया, टाइम टेबल इंचार्ज वो बना दिया, उसके बाद एग्जाम वो कंडक्ट कराती है, तो उनका रूटीन का वर्क क्या हो गया, कम हो गया। अब वो मेन काम क्या करता है, मैनेजमेंट को और इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ नई पॉलिसी, कुछ नई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने पर फोकस क्या करने लग गए, ज़्यादा।
तो इससे कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट की पॉलिसीज इम्प्रूव हुई, इफेक्टिव प्लानिंग होने लगी, तो मैनेजमेंट इफेक्टिव हो गई। ठीक है। सेकेंड, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। कहते हैं डेलीगेशन से एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि डेलीगेशन में व्हेन ए मैनेजर असाइन सम वर्क टू ए सबॉर्डिनेट, ठीक है, देन द सबॉर्डिनेट इज आल्सो वांट टू परफॉर्म दिस वर्क इन एन इफेक्टिव वे, सो द न्यू आइडियाज, ठीक है, एंड न्यू मेथड्स इज आल्सो डेवलप इन हिज माइंड टू कंप्लीट दिस टास्क। अब मैं जो सबॉर्डिनेट है वो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपने माइंड में कुछ नए नए आइडिया क्या करता है, डेवलप करता है, कुछ नई आइडिया, कुछ नई मेथड डेवलप करता है, ताकि सीनियर के असाइंड वर्क को बहुत प्रॉपर तरीके से क्या करे, परफॉर्म कर सके। इससे कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, उनका इनिशिएटिव, उनका क्रिएटिव लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वो अपने माइंड में नए नए आइडिया थिंकिंग करते हैं, नए नए मेथड डेवलप करते हैं उस वर्क को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन द एम्प्लॉयज इज आल्सो डेवलप। आपने उसकी ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा था ना, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, सेम पॉइंट है, तभी मैंने उसमें यही बताया था कि भाई ऑर्गेनाइजिंग की एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कौन सी, डेलीगेशन। और डेलीगेशन में जब सीनियर सबॉर्डिनेट को वर्क असाइन करता है तो सबॉर्डिनेट उस वर्क को बेस्ट वे से परफॉर्म करना चाहता है। इसके लिए नए आइडिया, नए मेथड वो अपने माइंड में डेवलप करेगा, उसका इनिशिएटिव और क्रिएटिव लेवल इंक्रीज होगा, तो इससे एम्प्लॉयज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंस विल बी मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कहते हैं डेलीगेशन से एम्प्लॉय का क्या होता है, मोटिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने सीनियर असाइन वर्क टू हिज सबॉर्डिनेट्स, then subordinate is also think that my senior is also do faith on me and a belongingness and trust की फीलिंग उन दोनों में क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जब एक सीनियर अपने सबॉर्डिनेट को वर्क असाइन करता है तो कहते हैं सीनियर के सबॉर्डिनेट के मन में एक फीलिंग अराइज होती है कि मेरा सबॉर्डिनेट मेरे पे फेथ कर रहा है, जिसकी वजह से उसने मुझे वर्क असाइन किया गया है। एक अच्छी बॉन्डिंग उन दोनों में क्रिएट हो जाती है, दोनों में बिलोंगिंगनेस की फीलिंग क्रिएट होती है। इससे सबॉर्डिनेट मोटिवेट होता है और उस वर्क को और इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म करने के लिए वो नए तरीके क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो इससे सबॉर्डिनेट क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, कई बार टीचर का रजिस्टर्ड वर्क है, ठीक है, आप लोग तो भाई 11th-12th के स्टूडेंट्स अपने आप को बड़े समझते हो, बाकी छोटे बच्चों पर आप इसको अप्लीकेबल करके देखना। रजिस्टर्ड वर्क है, टीचर अटेंडेंस फिल कर रहे हैं और टोटलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे अटेंडेंस का रजिस्टर का काम कर रहे हैं। टीचर ने वो रजिस्टर का काम क्या कर दिया, अपने स्टूडेंट को दे दिया कि रजिस्टर का काम आप कंप्लीट कर दो, ठीक है। बच्चों इतना खुश हो जाता है कि टीचर ने मुझे ये काम दिया है, इसका मतलब ये टीचर मेरा आप पे फेथ करता है और उस काम को वो इतना इफेक्टिव तरीके से करता है, इतना अच्छे तरीके से करता है, तो कहते हैं इससे उसके मन में मोटिवेशन की फीलिंग आती है। वो ये सोचता है कि मेरा टीचर इन सभी स्टूडेंट्स में से मुझे बेस्ट मानता है, जिसकी वजह से उसने मुझे वर्क असाइन किया है। तो इससे कहीं ना कहीं वो सबॉर्डिनेट, वो स्टूडेंट क्या होता है, मोटिवेट होता है। तो डेलीगेशन से एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन भी आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। कहता है भाई डेलीगेशन से मेरा बिजनेस भी ग्रोथ करता है, डेलीगेशन करने से मेरा बिजनेस भी क्या करता है, ग्रोथ करता है। कैसे? कहता है इन डेलीगेशन में वी असाइन द वर्क टू द सबॉर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, कैपेसिटी, क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। क्लियर? In delegation, a manager assign the work to his subordinate according to their ability, capacity, qualification and skills. And when we assign the work to all subordinates according to their ability and capacity, then the subordinates is also perform the work in a best way. So they use all the resources in a proper way, and our organization is also do more growth. कहता भाई डेलीगेशन में एक मैनेजर ऐसे ही अपना वर्क डेलीगेट नहीं कर देता है। जब वो अपना वर्क डेलीगेट करता है तो सबॉर्डिनेट्स की एबिलिटी और कैपेसिटी को अपने माइंड में कंसीडर करके वर्क डेलीगेट कर रहा है। और कहता है जब एबिलिटी और कैपेसिटी को देखकर वर्क डेलीगेट करेगा तो एवरी एम्प्लॉय की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको वर्क असाइन कर रहा है। और जब मुझे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क मिलेगा तो डेफिनेटली मैं उस वर्क को इफेक्टिवली परफॉर्म करूंगी, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करूंगी, तो ऑटोमेटिक मेरा बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंस विल बी
बेस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। कहता है डेलीगेशन जो है वो मैनेजमेंट हायरार्की का भी बेस है। कहते हैं डेलीगेशन में एक सीनियर अपने सुबॉर्डिनेट को वर्क असाइन करता है, वो सुबॉर्डिनेट अपने सुबॉर्डिनेट को वर्क असाइन करता है। इससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है सीनियर एंड सुबॉर्डिनेट के बीच में। तो कहता है उस हायरार्की को क्रिएट करने में भी डेलीगेशन का बड़ा रोल है। जैसे ए सीनियर है, उसने बी को वर्क असाइन किया, उस वर्क को करने की क्या दे दी, पावर। बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया और डी ने ई को दिया। ठीक है, इन्होंने वर्क भी दिया यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, पावर भी दी। सेम इसने सी को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, पावर, ऐसे करके। तो बेटा इससे एक चेन क्रिएट हो जाती है मेरी बिजनेस में, और इस चेन को ये क्या बोला जाता है, हायरार्की। ठीक है, तो कहते हैं डेलीगेशन से कहीं ना कहीं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर सुबॉर्डिनेट की एक चेन क्रिएट होती है। इट मीन्स डेलीगेशन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की क्रिएट करता है बिटवीन सीनियर एंड सुबॉर्डिनेट में। ठीक है, उसके बाद आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। कहते हैं डेलीगेशन से बेटर कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट होता है। कैसे? क्योंकि डेलीगेशन में एक सीनियर, ठीक है, सिस्टमेटिकली वर्क अपने सुबॉर्डिनेट्स की एबिलिटी और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क डिवाइड करता है। ठीक है, एवरी सुबॉर्डिनेट अपने वर्क को इफेक्टिवली परफॉर्म करता है और एवरी सुबॉर्डिनेट को क्लियर डिफाइन होता है कि उनका सीनियर कौन है, हु इज सीनियर एंड हु इज ए सुबॉर्डिनेट। सो नो सुबॉर्डिनेट परफॉर्म द ओवरलैपिंग या no subordinate perform the same work again and again and overlapping problems are not arise in our business। कहते हैं डेलीगेशन में एक सीनियर अपने सुबॉर्डिनेट्स की एबिलिटी एंड कैपेसिटी को देखकर वर्क असाइन करता है और एवरी सुबॉर्डिनेट को भी क्लियर डिफाइन होता है हु इज सीनियर एंड हु इज ए सुबॉर्डिनेट। ठीक है, एंड दे आल्सो परफॉर्म द वर्क इन ए प्रॉपर वे। So the overlapping problems are not arise in our organization and better coordination is also create between human and material resources। कहता हर एम्प्लॉय का वर्क प्रॉपर डिवाइड होता है, हर एम्प्लॉय को क्लियर डिफाइन होता है कौन सीनियर है कौन सबॉर्डिनेट है, हर एम्प्लॉय अपना काम करता है, तो उन सभी एम्प्लॉय में भी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, कोऑर्डिनेशन यूनिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, साथ ही भाई ओवरलैपिंग नहीं होता क्योंकि सबका वर्क डिफाइन होता है, तो कोई भी बंदा एक ही काम को बार बार परफॉर्म नहीं करेगा तो ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा ओवरलैपिंग नहीं होगा तो मटेरियल रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है डेलीगेशन की वजह से। लास्ट इंपोर्टेंस, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। देखो भाई अगर एक मैनेजर के पास लॉट ऑफ वर्क होता है, अब मैनेजर अपने रूटीन वर्क जब अपने सबॉर्डिनेट्स को असाइन कर देता है तो कहीं ना कहीं उसका वर्कलोड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वो मेन वर्क पर कंसंट्रेट करता है और मेन वर्क को वो इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए कुछ नई पॉलिसी कुछ नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करता है, तो इससे इफेक्टिव मैनेजमेंट भी होता है। बट आपका पॉइंट तो यहाँ पर इतना ही है भाई डेलीगेशन में एक मैनेजर अपना रूटीन वर्क अपने सबॉर्डिनेट्स को असाइन कर देता है और मेन वर्क वो खुद परफॉर्म करता है। इससे कहीं ना कहीं सीनियर की जो वर्क परफॉर्म करने की या सीनियर का जो लोड होता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और बेटा वर्क लोड रिड्यूस होगा तो वो अपने मेन वर्क पर ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करेगा, इफेक्टिवली उसको परफॉर्म करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में ज़्यादा बेटर कंट्रीब्यूशन देगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, बच्चा अपने खुद से भी लिख सकता है भाई सीनियर अगर मैनेजर को वर्क असाइन कर रहा है, सीनियर अगर मैनेजर को वर्क असाइन कर रहा है क्या फायदा है, सीनियर का वर्कलोड रिड्यूस होगा, भाई सबॉर्डिनेट भी मोटिवेट होगा, दोनों के बीच में बेटर रिलेशन क्रिएट होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि वर्कलोड वहां से रिड्यूस होगा रूटीन काम का, तो मैं अपने मेन काम पर ज्यादा अच्छे से फोकस करूंगी। भाई मेन काम पर ज्यादा अच्छे से फोकस करूंगी तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। ठीक है, और सबॉर्डिनेट मोटिवेट भी होगा। ठीक है, क्योंकि वो सोचेगा भाई मेरा सीनियर क्या कर रहा है, फेथ कर रहा है, और साथ ही सबॉर्डिनेट का डेवलपमेंट भी होता है क्योंकि वो अपने माइंड में कुछ नए आइडिया कुछ नई मेथड डेवलप करेगा उस वर्क को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ओके, so in this video we have discussed comparative study of elements of delegation,
relation between authority, responsibility and accountability, and our third topic, importance of delegation. I hope आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.